हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जितना इसमें कवर हो पाएगा उतना देख लेते हैं। तो आज हम फोकस करेंगे हॉर्टिकल्चर। अभी तक हमने क्रॉप जो थी, चाहे से वो फूड क्रॉप हो नॉन फूड क्रॉप हो, वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा कुछ होगा, वो देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर में सबसे पहला फैक्ट तो ये है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सबसे पहली बात तो ये याद रखो। दूसरी बात, हॉर्टिकल्चर बोलता है किसको, ये पहली बात होनी चाहिए थी, लेकिन दूसरे पे रख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर में बेसिकली होता क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ठीक हो गया। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन को मिलाकर बोलता है हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर में इंडिया क्या है, नंबर 1 उसमें है। अब नंबर 1 है तो कुछ कंडीशंस या कुछ चीज़ों को पूरा करता हुआ, क्या कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों रीजन में होने वाले जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है वो पैदा की जाती हैं। अब ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट थोड़ा देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो फिर बता देता हूँ। ये मैंने बना दिया, क्या बना दिया, आपकी अर्थ वैसे बनाइए ना, रफ। हाँ, ये मान लो आपका इक्वेटर 0 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका 23 नॉर्थ लैटिट्यूड, ये 23.5 साउथ, और ये नॉर्थ। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सबसे पहले मैंने बताया ट्रॉपिकल, तो यहां से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये जो रीजन होगा ये पूरा होता है ट्रॉपिकल। 10 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन है वो होता है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल मतलब इस रीजन में जितने होने वाले हैं सारे होंगे, पूरे को मिलाकर भी हम ब्रॉड सेंस में ट्रॉपिकल बोलेंगे। अब आते हैं हम आपके टेम्परेट जोन। टेम्परेट होता है, जैसे और ऊपर जाएंगे तो ये 66.5 डिग्री और ये पूरा 90 डिग्री। सेम यहाँ भी 66.5 डिग्री साउथ और ये 90 डिग्री हो गया। तो ये जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का रीजन है इसको बोला जाता है टेम्परेट। नॉर्थ में भी टेम्परेट होगा, साउथ में भी टेम्परेट होगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर आपका हो गया शीत कटिबंध या पोलर रीजन 66.5 से आपका 90 डिग्री के बीच में। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पैदा होती हैं। तो देखो, मैंगो फलों का राजा हुआ और सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं मैंगो इंडिया में। कहाँ कहाँ होते हैं मैंगो, महाराष्ट्र, बहुत बड़ी मात्रा में हम एक्सपोर्ट करते हैं इनका। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सब चीज़ें हो गई। ऑरेंज, उसके बाद में हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑरेंज। ऑरेंज तो फेमस हुई नागपुर की, तो नागपुर मतलब महाराष्ट्र, या पर्टिकुलर हम बात करें तो नागपुर। नागपुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और ऑरेंज पैदा होती है मेघालय में। मेघालय में कहाँ, चेरापूंजी में। चेरापूंजी कहाँ पड़ती है, मेघालय में, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना, मासिन ग्राम। और बनाना की बात करें, केले कहाँ पैदा होते हैं, बनाना तो बहुत जगह होते हैं। आपके केरला में सबसे ज़्यादा होंगे, तमिलनाडु में होंगे। तो ये होते हैं केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम, ये सब हो गए। उसके बाद लीची देख लो, लीची सबसे ज़्यादा बिहार में होती है, फेमस है लीची। तो बिहार, यूपी, तो ये सारा रीजन। पाइनएप्पल आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में होंगे, जैसे मेघालय। इसके अलावा अंगूर आपके जैसे नासिक में खूब होते हैं, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, यहाँ के रीजन में खूब होते हैं। तो अलग अलग
उसमें एप्पल आप देखेंगे तो हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में खूब होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ सबसे ज्यादा पैदा होती हैं। एक आंकड़ा ये है कि इंडिया टोटल वर्ल्ड में मानो 100 यूनिट हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन होता है, उसका ऑलमोस्ट 50% इंडिया में पैदा होता है। 100 में से 15 यूनिट इंडिया पैदा करता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा वो है। ये तो हमने बात की अभी तक किसकी, फ्रूट्स की। वेजिटेबल में आप बात करोगे, वेजिटेबल में आप पीज, उसके अलावा कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ये हम खूब एक्सपोर्ट करते हैं, खूब बड़ी मात्रा में यहाँ पैदा होते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, पोटैटो जो है, पोटैटो यानी आलू जो है, वो इंडिया का ओरिजिन नहीं है। इंडिया को पुर्तगीज लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था आलू के बारे में, और उसके बाद में आलू खूब पैदा होते हैं हमारे यहाँ, और आज हम सबसे ज़्यादा पैदा करके बेचते भी हैं। आलू हो गया, आपका तंबाकू हो गया, आपकी कॉफ़ी हो गई, ये सब पुर्तगालियों ने हमें बताया था। तो ये हॉर्टिकल्चर में बस इतना ही था। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है, दैट इज रिफॉर्म, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, उनको डिस्कस करेंगे। तो आगे देख लेते हैं अगले पेज पे। हाँ, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, अगला क्या होगा हमारा, एग्रीकल्चर रिफॉर्म। क्या क्या होते हैं एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में, हम देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म में हम दो तरह के रिफॉर्म करेंगे, दो तरह के रिफॉर्म को डिस्कस करेंगे। पहला टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल। दूसरा आपका हो गया इंस्टीट्यूशनल। क्या होता है, तो पहले डिस्कस करते हैं हम टेक्नोलॉजिकल। चलो, थोड़ा सा ब्लड हो गया था, ठीक होगा। हाँ, टेक्नोलॉजिकली किस किस तरह से हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था 1960s में, 1960s से 1970s तक चला। इसके बाद में एक दौर और आया था 1975 के बाद में, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या हुआ था इस समय, इसमें कुछ प्रोविजंस किए गए, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या हुआ, जैसे हाई इल्ड वैरायटी सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए, यानी बीजों की ऐसी वैरायटी को पैदा किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया कि जिनमें कम खर्चे से ज़्यादा लागत, कम खर्चे से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। ठीक हो गया। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकली जो इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, इंस्ट्रूमेंट नहीं बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे इक्विपमेंट्स, जैसे ट्रैक्टर वगैरह इंट्रोड्यूस किए, मॉडर्नाइज मशीन, जैसे टेक्नोलॉजिकली आप हार्वेस्टिंग करने के तरीके नए नए मशीन से ईजाद की गई, हैप्पी सीडर हो गया, और भी कई तरह की मशीन इस समय इंट्रोड्यूस की गई। इरिगेशन फैसिलिटी की भी इफेक्टिव मेजर्स लिए गए। इरिगेशन में क्या, इरिगेशन में आपने पढ़ा होगा ड्रिप सिस्टम, ड्रिप सिस्टम आया। इसके अलावा और क्या आया, स्प्रिंकलर। ये क्या हुआ, वाटर कंजर्वेशन के भी एफिशिएंट तरीके हुए, और हर क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए भी ये आसान तरीका हुआ। तो ये बेसिकली हुआ आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन में इतना आप लिखेंगे बहुत हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता दूसरा पॉइंट हुआ फिर आपका व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता था इसको, ऑपरेशन फ्लड। दूध की गंगा बहा दी गई है ना इस समय, ऐसा नहीं हुआ। देखो क्या हुआ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो कुछ एरिया, हाँ इसमें मैंने आपको बताना भूल गया, इसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी,
को ज़्यादा कवर किया गया था। तो ये बातें तो मैं बार बार आपको बताता आ रहा हूँ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ा वाइट रेवोल्यूशन से। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, तो लोगों ने पशु पालने भी शुरू कर दी, यानी पशु जो हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री था, उस पर भी जोर देना शुरू कर दिया। क्या हुआ? एनिमल हस्बेंड्री ज़्यादा हुआ। एनिमल हस्बेंड्री जब आई तो उससे डेयरी ज़्यादा प्रभाव में आई, डेयरी प्रोडक्शन ज़्यादा, डेयरी का ज़्यादा वो देखने को मिला। इससे सप्लाई किसका हुआ? आपका दूध का। दूध की जो कमी थी या दूध की जो शॉर्टेज थी, दूध की सप्लाई और मांग अच्छे से इस समय बढ़ने लगी। इन दोनों जो मेथड जो लिए गए, इनकी कुछ लिमिटेशन ये रही कि इनका प्रभाव कुछ निश्चित एरिया तक सीमित रहा। आपको मैं बार बार बताता रहा हूँ, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पिछले क्लास में भी आपने ये सीखा था। तो इनको काउंटर करने के लिए फिर 1980s में कुछ इफेक्टिव मेजर्स और लिए गए थे। इसी प्रकार के टेक्नोलॉजिकली कुछ रिफॉर्म लिए गए ताकि इन सब चीज़ों का फायदा सब जगह तक बराबर पहुंचे या इंडिया के सभी रीजन्स में बराबर पहुंचे। ऐसे कुछ रिफॉर्म लिए गए थे। बहरहाल हम आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव मैं लिख लेता हूं ना, कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या हुआ इसके तहत? देखो, लैंड रिफॉर्म जो है ना, वो हमारे कंट्री में जब से आज़ाद हुआ था तभी से शुरू हो गए थे लैंड रिफॉर्म। इसका एक बड़ा इतिहास है। ये वैसे सिविक्स का चैप्टर भी हो सकता है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा इसमें। लैंड रिफॉर्म के लिए क्या किया गया? हमारे संविधान में पहला अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया कि जो जमींदार लोग हैं, यानी अंग्रेज जब गए तो जो जमीन थी, लैंड थी, उसका कंसंट्रेशन कुछ लोगों के हाथ में था। सोसाइटी के सभी लोगों के पास लैंड नहीं हुआ करती थी। तो गवर्नमेंट, जब कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में आई नेहरू जी के लीडरशिप में, तो उन्होंने कुछ रिफॉर्म करने की सोची और उन्होंने अमेंड करना चाहा। किसमें? संविधान में। संविधान में अमेंड करके क्या किया? जमींदार जो लोग थे उनको अबोलिश, यानी इनकी जो भूमि थी उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहा। डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द अदर फार्मर्स और पीजेंटरी वर्ग। तो हुआ क्या? ये लोग पहुंच गए कोर्ट में। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे संविधान में आर्टिकल था, एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। इसको बाद में अबोलिश कर लिया गया था, हटा दिया गया था। इसके तहत वो कोर्ट में पहुंच गए कि जी हमें तो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। तो ये बहुत बड़ा घटनाक्रम चला। हम सिविक्स में नहीं घुसेंगे, आप फिलहाल इतना समझिए कि जमींदारों से संबंधित जो डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर दुनिया भर के लैंड रिफॉर्म आए थे, ये बेसिकली 1960s से शुरू हो गए थे वैसे तो, लेकिन 1980s में ज़्यादा हुआ। इस दौरान हुआ क्या कि लोगों के पास जैसे जमीन, मानो एक किसान है, एक किसान का एक जमीन का टुकड़ा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो इसका कंसोलिडेशन किया गया, एक जगह किया गया। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, बंगाल में किस तरह से प्रोविजन लिए गए थे। तो ये कई प्रोविजन इस तरह के लिए गए। आप इसमें इतनी चीजें आप इसमें याद रख सकते हैं। चौथा, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लिख देता हूं मैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या इसको बोला जाता है रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस। इसका दूसरा नाम भी है, आप याद रख सकते हैं, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइजेस। देखो इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एमएसपी का एक कंसेप्ट जारी किया। एमएसपी का मतलब ये हो गया
कि किसानों को उचित दाम मिले फसलों के। किस प्रकार से इंश्योर हो सकता है कि किसान वर्ग पूरे साल भर मेहनत कर कर संघर्ष के दौर में चलकर कोई प्रोडक्शन करता है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पूरी करके अपना कोई प्रोडक्शन करता है, लेकिन उस प्रोडक्शन को सस्ती दरों पर बाजार में बेचना पड़ता है। कई तरह की उसकी समस्याएं होती हैं, जैसे वो बाजार के जो लोग होते हैं, मनी लेंडर होते हैं, उनसे पैसा ले लेता है लोन पे, तो उन्हीं को फिर वो सस्ते दामों पर अपना फसल देता है। तो इन्हीं सभी एक्टिविटी को रोकने के लिए सरकार ने एक कंसेप्ट जारी किया, MSP, यानी मार्केट में किसी भी जो फसल होगी, ये मेन होता है, जो क्रॉप होती है ना, कौन सी, फूड क्रॉप, उनके लिए MSP जारी करती है सरकार। सभी चीज़ों के लिए MSP नहीं होता, जैसे गन्ने के लिए MSP नहीं होता, गेहूं के लिए MSP होता है, आपके चावल के लिए MSP होता है। तो खाद्यान्न जो फसलें उनके लिए MSP हो जाती है मैक्सिमम फसलों के लिए। तो उनमें फसल में वो प्राइस जारी कर देंगी, लो प्राइस, कि भाई इससे कम, जैसे मानो जारी कर दिया कि 1000 रुपये पर क्विंटल से कम आप बेरली जो है वो नहीं खरीदेंगे, बेरली आप नहीं खरीदेंगे, मतलब जो है इससे नीचे आप नहीं खरीद सकते। बाजार में यदि कोई इससे नीचे खरीदेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो इसको बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये आपको समझ में आ गया। इसको दूसरा बोल सकते हैं ह्यूमैनिटी ऑन प्रोक्योरमेंट प्राइस। इतनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार उनको क्या करती है, प्रोक्योर करना शुरू कर देती है। किसके थ्रू? FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपने पिछले क्लास में उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। और क्या क्या कंसेप्ट वो किए गए, अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या क्या कंसेप्ट होता है, नाम ही है कोऑपरेटिव। किसान आपस में आकर कोऑपरेटिव बना लेंगे, उससे होगा क्या, इनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। कैसे? मानो एक किसान है, वो बाजार में अपना कुछ फसल लेके जाता है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर कम होगी, उससे लोग कम पैसे में खरीदेंगे। लेकिन वहीं 1 या 2 या 3 या 4-5 गांवों के लोग किसान मिलकर कोऑपरेटिव बना लें, वो फिर एक साथ अपना वो बेचें फसल, तो उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो ज़्यादा होगी, ये उनके हित में होगी। तो इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों को लीगलाइज किया गया। और इसके अलावा ग्रामीण बैंक्स बनाए गए। ग्रामीण बैंक्स आप इसमें जोड़ सकते हो। ग्रामीण बैंक खुलने से क्या फायदा हुआ, जो किसान मनी लेंडर के लोकल जो जमींदार होते थे, जिनसे वो लोन लेकर फसल पैदा करता था, और एक तो लोन की रेट भी हाई होती थी, प्लस में वो लोन इस कंडीशन पे देते थे कि आप जो फाइनल प्रोडक्शन होगा वो हमें ही देंगे, और वो जो रेट उनको देते थे वो रेट भी बाजार से बहुत कम होती थी। तो ये चीज ग्रामीण बैंक खुलने से क्या होगा, ग्रामीण बैंक से किसान पैसा लेगा और मनी लेंडर का सिस्टम कम होगा। और KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें भी वही है कि जमीन के ऊपर बैंक उनको पैसा देंगे। ये 1980s में ये स्कीम आई थी, उसके बाद में ये चली रही है। इसके बाद में पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम इसमें आ गई, और इसमें क्या जोड़ सकते हो आप, PAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। काइंड ऑफ इंश्योरेंस स्कीम थी, जैसा कि नाम से लग रहा है। इस स्कीम में सभी किसान वर्ग थे उनको सम्मिलित किया गया, उनका इंश्योरेंस की फैसिलिटी उनको दी गई। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें, कई तरह के प्रोग्राम सरकार ने किस पे शुरू कर दिया, रेडियो पर। रेडियो, टीवी, AIR, आप अभी भी सुनते हैं, कई प्रोग्राम अभी भी आते हैं प्रोग्राम्स। इससे क्या होगा, इसको क्या बोल सकते हैं आप, अवेयरनेस प्रोग्राम। किसको लेकर, कि भैया इस फसल के लिए क्या क्या क्लाइमेट कंडीशन अच्छी हैं, कौन कौन सी दवाइयां हैं, यदि ये रोग हो रहा है तो क्या लें। तो इससे क्या है, किसानों का पैसा भी बचेगा और किसानों को अवेयरनेस भी अच्छी होगी, फसल के बारे में जानकारी भी उनकी अच्छी बढ़ी। और इसके अलावा इंपोर्टेंट उन्होंने किया ICAR,
इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसको उन्होंने एस्टैब्लिश किया। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फुल आप लिख लेना, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अलावा एग्री यूनिवर्सिटी बनाई गई। जब चौधरी चरण सिंह जी पीएम बने थे 1980 में, उस समय उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया था, इसीलिए उनकी जो जन्मदिन है उसको किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, चौधरी चरण सिंह, याद रखिएगा। तो उन्होंने ये सारे काम किए थे। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनाई, एग्रीकल्चरल जो वेटेनरी सर्विसेज थी वो प्रोवाइड करवाई। वेटेनरी मतलब जो पशुओं से संबंधित जो सर्विसेज है वो, क्योंकि एग्रीकल्चरल के साथ जो अलीड सेक्टर है जैसे आपका हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सारे एक्टिविटी भी साथ चलने लगी, इनको भी ज़्यादा फायदा मिला। एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट किया गया, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया गया। तो ये टेक्नोलॉजिकल कुछ रिफॉर्म हुए, इतने आपको पूरे तैयार करने हैं और इनको बार बार आपको सीखना है। दूसरा, अब हम शिफ्ट करते हैं इंस्टीट्यूशनल पर। इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि कई पॉइंट हम हैं जो पहले डिस्कस कर चुके हैं इन चीज़ों में, तो वो कई चीज़ें इसमें क्या होंगी, आपके दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट, कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन में क्या हुआ, वही जो मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था कि जैसे एक भूमि का टुकड़ा यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, तो इन सभी किसानों में सुलह करवाकर कंसोलिडेशन करवाया गया, कलेक्टिवाइजेशन। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन में फायदा हुआ, किसानों के लिए अच्छी चीज होगी। दूसरा, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, वही कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, एक ही पॉइंट हो गए दोनों। तीसरा, अबोलिशन ऑफ जमींदारी, अबोलिशन ऑफ जमींदारी, ये किया था इंदिरा गांधी ने 1971 में। इंदिरा गांधी के समय 1970s में ये सारी चीजें बैन करती थी। सारे जो ये सम्मान सूचक प्रेस्टीज को इंडिकेट करने वाले जो चिन्ह होते हैं ना, जो सरनेम वगैरह लगाते थे, जैसे राय बहादुर, जमींदार वगैरह, ये सब अबोलिश कर दी गई थी इस समय। चौथा, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म किसके द्वारा किया गया है, 5 ईयर प्लान्स। देखो 5 ईयर प्लान्स में आपको बताता हूं। 5 ईयर प्लान क्या होते थे कि गवर्नमेंट 5 साल का एक एजेंडा लेके चलती थी कि इन 5 सालों में हमें क्या डेवलपमेंट लेना है, किस तरह से देश को प्रोग्रेस के वे पे लेके जाना है। तो इसमें 5 साल में जो एजेंडा होता था उसी को 5 ईयर प्लान बोला गया था। तो जो पहले 5 ईयर प्लान थे, यानी लगभग 25 साल का जो एजेंडा था, वो यही था कि लैंड रिफॉर्म हमें किस प्रकार से करना है। ये मैंने आपको बताया। इसमें खूब जुडिशरी और आपकी एग्जीक्यूटिव में भी खूब टसल देखने को मिली, खूब केस जाते थे। केशवानंद भारती बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपने सुना, मिनरवा मिल्स केस, तो ये सारे केस थे, दुनिया भर के जुडिशरी में भी हुए थे। ये हम उसमें डिस्कस करेंगे किसमें आपका जुडिशरी का मैटर हुआ, ये उसका मैटर हुआ सिविक्स का। फिलहाल आप इसको इन चीजों से जोड़िए। तो ये हमने कुछ रिफॉर्म इसमें डिस्कस किया। अब हम एक चीज इसमें डिस्कस करेंगे, फूड सिक्योरिटी। छोटा सा चैप्टर है फूड सिक्योरिटी। देखो फूड सिक्योरिटी का मतलब ये हो गया कि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा ये मोटो रखना कि उस पर्टिकुलर कंट्री को फूड जो क्रॉप होती हैं उनमें इंडिपेंडेंट बनाना। मीन्स कि कोई भी कंट्री, जैसे हमारी कंट्री में ये 5 ईयर प्लान्स में ये रखा गया था कि हमें फूड के रूप में, फूड सप्लाई जो है उसमें खुद को इंडिपेंडेंट बनाना, यानी हमें किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना, किसी के ऊपर रिलाई नहीं करना है या किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है।
कारण क्या था कि 1950s में हमारे यहाँ कमी थी फूड की कमी थी, और हम पूरी तरह से डिपेंड करते थे यूएसए पे, और यूएसए बार्गेनिंग करता था उस समय। यूएसए तरह तरह की बार्गेनिंग करता था, कई शर्तें इंडिया पर थोपता था कि यदि आप हमारी ये शर्तें मानोगे तो हम आपको गेहूं देंगे। वीट के लिए उन्होंने मना कर दिया था, 1950s की बातें हैं ये। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट जो थी उस समय, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारी कंट्री को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। इसी के लिए 1960s में आया आपका क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। सारे पॉइंट एक दूसरे से आप कोरिलेट कर सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन का नतीजा क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रोविजन थे, मैंने आपको बता दिया। और ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट ये हुआ कि हमारा कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो गया। किसके लिए, फूड्स के लिए, यानी हम फूड्स के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट आज नहीं है। ये उसी समय का रिजल्ट है। फूड सिक्योरिटी के तहत गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई पीडीएस। भाई ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्शन कर लेंगे तो सभी गरीबों के पास अनाज पहुंच जाएगा, ऐसा तो है नहीं ना। किसान पैदा करेंगे तो किसान तो मार्केट में बेचेंगे, और मार्केट में जो लोग होते हैं वो तो पैसों के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका कंसेप्ट क्या होता है कि सरकार जो है वो एमएसपी पर, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से क्रॉप्स को क्या करेगी, प्रोक्योर करेगी। अच्छी बात है, प्रोक्योर कर लो। प्रोक्योर करने के बाद में सरकार प्रोक्योर किसकी मदद से करेगी, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो विभिन्न स्टेट्स को क्या भेजेगा, फूड सप्लाई जो है, फूड जो ग्रेनरी है, सॉरी अनाज जो आपका है वो भेजा जाएगा। और पर्टिकुलर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पीडीएस की शॉप होंगी, वहां से जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास कार्ड है, कौन से, राशन कार्ड, उनकी मदद से उनको क्या करेगी, हर महीने कुछ अनाज दिया जाएगा। जैसे 2 रुपए किलो के हिसाब से आपको गेहूं मिलते हैं, 3 रुपए किलो के हिसाब से आपको चावल मिलते हैं। तो ये, और 1 रुपए के किलोग्राम के हिसाब से आपको कोर्स ग्रेन, यानी जो मोटा अनाज है ना, वो सब मिलेंगे। 5 रुपए किलो के हिसाब से आपको पल्से दालें मिलेंगी। ये सारे प्रोविजन पीडीएस में है। तो ये फूड सिक्योरिटी का पूरा एक चैनल है जो आपको पूरी तरह से डिस्क्राइब करना आना चाहिए। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज और रह गई हमारी, वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। भूदान आंदोलन पूछा जा सकता है, भूदान आंदोलन किससे रिलेटेड है। तो आप यहां लिखो, भूदान आंदोलन या ग्रामदान आंदोलन। देखो ये किससे रिलेटेड है, ये पूरी तरह से किसकी आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी पे है। इसको स्प्रेड किसने किया था, विनोबा भावे। ये महाराष्ट्र के थे। देखो क्या था कि विनोबा भावे जो थे वो महात्मा गांधी के क्या थे, फॉलोवर थे, सत्याग्रही थे। ये इन्हीं के शिक्षाओं पर चलते थे। जब इनका असैसिनेशन हो गया, इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद में हुआ क्या, विनोबा भावे ने इनके विचारों को फैलाने के लिए पैदल ही पूरे देश का भ्रमण करने की सोची। किसने, विनोबा भावे ने। इसी क्रम में वे पूरे देश के विभिन्न कोने में जा रहे थे। तो ये आंध्र प्रदेश में पहुंचे, आंध्र प्रदेश के गांव में पहुंचे। वहां जब ये गए तो लोगों ने इनके सामने समस्या रखी कि जमीन जो है, जैसे मानो ये जमीन है, ये कुछ लोगों के पास ही पूरी जमीन है, बाकी कुछ लोग क्या है, लैंडलेस है। ये सभा में लोगों ने बताई। तो इन्होंने बोला कि हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमें भी खेती करने के लिए जमीन मिल जाए। तो विनोबा भावे ने इस समस्या को देखकर, और इनको श्योर तो नहीं बोला, लेकिन इनको इंश्योर किया कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा और आपको इस संबंध में कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन उसी समय सीताराम रेड्डी
नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना है तो रखो, नहीं कोई बात नहीं। सीता रेड्डी नाम के जमींदार थे, वो निकलकर सामने आए और उन्होंने बोला कि मैं अपनी जमीन किसानों में बराबर, मेरे गांव के जितने किसान हैं उनमें बराबर बांटूंगा। इसी मुहिम को विनोबा भावे ने आगे बढ़ाया और ये जो मुहिम है ना, ये पूरे देश में चल पड़ी। बड़े बड़े जमींदार आगे बढ़कर जो लैंडलेस लोग थे उनको जमीन देना शुरू कर दिया। इसी को बोला गया भूदान। इसको क्या बोला गया? भूदान आंदोलन, जमीन का दान। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर। इस चैप्टर को हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया और अब इस चैप्टर में कुछ जो क्वेश्चन आंसर है वो आप करेंगे और इसके नोट्स मेकिंग की जो प्रोसेस है वो भी आप पूरा करेंगे। अगले वीडियो में हम फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो तब तक ले आप सभी को थैंक यू वेरी मच। हाँ सॉरी, उससे पहले एक चीज और, हम इस चैप्टर में जितने भी कंट्री जिनका हमने डिस्कस किया है उसका मैप से लेकर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो कंसोलिडेटेड फॉर्म में हम वो कर लेंगे। तब तक आप क्या करें, जितने भी नाम वगैरह वीडियो के दौरान आते हैं, जैसे कंट्री हो, रीजन हो, कोई भी रिवर हो, उनको आप क्या करें, लोकेट करें। थैंक यू वेरी मच।